हेलो नमस्कार। मैं सोनू कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है इस चैप्टर का नाम है धातु अधातु। इस चैप्टर का क्या नाम है? तो धातु और अधातु। और इसका मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव करने वाला हूं, जिसमें आप लोग भी जरा गौर फरमाइएगा और सही से आप लोग भी जरा देखिएगा। तो एक एक करके हम आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं और आप भी जरा देखते हुए चलिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कहता क्या है जरा देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा? तो कहा कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। क्या कहा क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में द्रव अवस्था में रहता है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है पहला ब्रोमीन, दूसरा पारा, तीसरा तांबा और चौथा एल्युमिनियम। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ये हमारा ब्रोमीन। कौन सा आंसर हो जाएगा? ब्रोमीन। जो कि यह ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है। ब्रोमीन क्या है बाबू? तो ब्रोमीन हमारा अधातु है। अच्छा, यहीं से एक और क्वेश्चन कर देगा कि आप बताइए, ये तो अधातु के बारे में बात कहा और यह पूछ दे कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो यहां से पारा के बारे में, तो पारा का क्या हो जाएगा? पारा एक प्रकार का क्या है? धातु है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर पूछ रहा है आंसर अधातु, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा ब्रोमीन। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो क्या कह रहा है? जल में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जल का फॉर्मूला होता क्या है। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है दोस्तों? तो H2O। तो इसमें कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो परमाणु संख्या के बारे में बात कहा, तो परमाणु संख्या क्या 1:1 होगा, क्या 2:1 होगा, क्या 3:1 होगा, क्या 2:2 होगा। तो यहां पर से गौर फरमाने वाली बात है। तो यहां पर जल कह रहा है, तो जल के बारे में बात करते हैं, जो कि H2O होता है। तो कितने अवस्था में? तो 2:1 की अवस्था में। दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं? एक है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होने के कारण यह 2:1 की अवस्था में होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो 2:1 के अनुपात में होगा। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरे नंबर प्रश्न कहता है धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलती है। वैसा धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अम्लराज को ही एक्वा रेजिया सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लराज को ही एक्वा रेजिया सॉल्यूशन कहा जाता है। जो जिसमें दो चीज मिक्स होते हैं। एक पहला जो वह एक 1:3 के रेशियो में मिले रहते हैं, जिसको हम लोग अम्लराज, जिसको हम लोग एक्वा रेजिया सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें कहा कि इसमें जो वह कौन से ऐसा धातु है जो अम्लराज में घुलता है। तो वह कौन सा धातु है जो अम्लराज में घुलता है? तो वह धातु है Au, जिसको हम लोग गोल्ड के नाम से जानते हैं। Au को हम लोग गोल्ड के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों अब चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहा जिंक ब्लेड। क्या कहा? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेड आप तो ऑलरेडी पता है कि जेड से जिंक से बात आई, तो यहां पर किसका हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जेडन। क्या हो जाएगा? जेडन को भी हम लोग क्या कहते हैं? जिंक के नाम से जानते हैं। पांचवें नंबर प्रश्न में कहता है कि क्यूप्राइट। क्या कहा? क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क हो सकता है? क्या वह Hg का हो सकता है? क्या वह जिंक का हो सकता है? क्या वह कॉपर का हो सकता है? क्या वह एल्युमिनियम का हो सकता है? तो दोस्तों क्यूप्राइट किसका हो जाएगा? तो क्यूप्राइट कॉपर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो क्यूप्राइड कॉपर का हो जाएगा। आइए दोस्तों छठे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छठवां नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ये लोग आप लोग भी जानते हैं कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओजोन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? O3। O3 को हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं, है ना।
आइए बात करते हैं ओजोन। यहां से एक बात और प्रश्न आ सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि ओजोन किस मंडल में रहते हैं। वहीं पर जब बात करते हैं ओजोन के बारे में, तो ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो जरा आप भी ये भी बताइएगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 7वें नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो क्या वह पारा को डुबा के रखते हैं, क्या वह सोडियम को डुबा के रखते हैं, क्या वह तांबा को डुबा के रखते हैं, और क्या वह सोना को डुबा के रखते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर सोडियम हो जाएगा। तो सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसको किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। किसको, किरोसिन में डुबाकर किसको रखा जाता है, तो सोडियम को रखा जाता है। आइए दोस्तों, एक पीतल के बारे में कहा, तो भैया ये पीतल क्या है। तो पीतल के बारे में कहा कि यह पीतल धातु है, अधातु है, या मिश्र धातु है, या उपधातु है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि इसको किस चीज से याद रखेंगे, तो इसको पिताजी से याद रखेंगे। किसका, पिताजी। तो पीतल से समझ में आया कि पीतल क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है। कैसे मिश्र धातु है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे जिसका नाम है पिताजी। क्या कह सकते हैं, पिताजी। पी से हो जाता है पीतल, पी से हो जाता है पीतल, ता से हो जाता है तांबा, ता से हो जाता है तांबा, और जी से हो जाता है जस्ता, जी से क्या हो जाता है, जस्ता। तो पीतल किसका है बना हुआ, तो पीतल तांबा और जस्ता का बना होता है। पीतल किसका बना होता है, तो तांबा और जस्ता का पीतल बना होता है। अर्थात पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो पीतल कैसा है, तो पीतल मिश्र धातु है। आइए बात करते हैं सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोने, जिसको हम लोग एयू, सोने को हम लोग एयू के नाम से भी जानते हैं। सोना का यहाँ पर संकेत किससे डिनोट करते हैं, सोना को एयू के नए भी नाम से जानते हैं। तो इसका संकेत के रूप में कहता है कि परमाणु संख्या कितनी है। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो इसकी परमाणु संख्या 79 है। कितनी है, 79 है। आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। तो कहा ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ताम्र एवं मिश्र ताम्र अर्थात तांबा एवं टीन, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग कांसा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, कांसा के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, तो इसमें आंसर दे रखा है कांसा, पीतल, सोल्डर या ड्यूराल्यूमिन। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कांसा। आइए दोस्तों अब 11वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 11वें नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। क्या, कि कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो उत्कृष्ट तत्व के बारे में बात करते हैं। तो उत्कृष्ट तत्व सबसे पहले क्या होता है, इस चीज को जरा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो उत्कृष्ट तत्व के बारे में कहा जिसको हम लोग इनर्ट गैस के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो इनर्ट गैस के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनर्ट, ENERT, इनर्ट गैस के भी नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग इनर्ट गैस के बाद इसकी खैर बहुत सारे इसके नाम है। इसको 18 ग्रुप का भी एलिमेंट कहते हैं। इसी को हम लोग 0 ग्रुप का भी एलिमेंट कहते हैं। इसी को हम लोग आदर्श गैस भी कहते हैं। इसी का नाम आइडियल गैस भी होता है। तो कहा कि इसी को हम लोग भी क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो इनमें से जितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन के अनुसार कहा कि इनमें से कौन उत्कृष्ट तत्व हैं। उत्कृष्ट तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, तो क्या वह आयोडीन है, क्या वह सिलिकॉन है, क्या वह आर्गन है, क्या वह ब्रोमीन है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्कृष्ट तत्वों की गिनती में कौन आते हैं, तो पीतल आते हैं। सॉरी पीतल नहीं, ऑर्गन आते हैं। कौन आते हैं, ऑर्गन। कौन आते हैं, ऑर्गन आते हैं। आइए बात करते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 12वें नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। क्या है, सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। फिर से जरा समझेंगे कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन के बारे में कहा सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार का उपधातु है।
है ना। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो 13वें प्रश्न में क्या कहता है जरा देखेंगे हम लोग। तो 13वां प्रश्न कहता है कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन को, ऐसा तत्व, मतलब क्या कहा कि कोई ऐसा एक कौन सा ऐसा तत्व, ऐसा कौन सा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाता है। क्या कहा कि ऐसा तत्व कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, क्या कहा, ऐसा तत्व कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक आयन बनाता है। तो वह क्या हो सकता है, एक ही चीज जो धातु हो सकता है। क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, धातु। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न में क्या कहता है जरा देखेंगे। क्या कि आभूषण बनाने में सोना कौन सा लिया जाता है। तो भैया आभूषण बनाने में क्या यह 24 कैरेट का होगा, क्या वह 16 कैरेट का होगा, क्या वह 22 कैरेट का होगा, क्या वह 15 कैरेट का होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आभूषण बनाने में 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है। आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। 24 कैरेट का जो प्रयोग होता है वह शुद्ध सोना होता है, जिसको हम वो आसानी से ब्रेक हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 22 कैरेट के सोना का प्रयोग करते हैं। कौन, 22 कैरेट के सोने का प्रयोग करते हैं। आइए बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 15वां नंबर प्रश्न कहता है कि जस्ता का अयस्क कौन सा है। तो जस्ता का अयस्क कौन है, तो जिंक ब्लेड। जस्ता का अयस्क कौन होता है, तो जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड होता है। फिर से जरा समझेंगे कि जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, तो जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क है। ठीक है, जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, तो जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क होता है। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। थोड़ा सा स्लाइड हम ऊपर नीचे कर ले रहे हैं, तो स्लाइड के अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। तो स्लाइड में 16वां नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। तो 16वां नंबर प्रश्न कहा कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन, क्या कहा, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो वह अन्य तत्व कौन कौन से रहते हैं, क्या वह एल्युमिनियम एवं लेड रहते हैं, क्या वह चांदी एवं निकेल रहते हैं, क्या वह निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं, क्या वह मैग्नीशियम एवं क्रोमियम रहते हैं। तो आप ऐसे से भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम। क्या हो जाएगा, निकेल एवं क्रोमियम, जो स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा पाया जाता है। जरा फिर से समझेंगे कि स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा क्या क्या चीज पाया जाता है, तो लोहा एवं कार्बन के अलावा निकेल एवं क्रोमियम पाया जाता है। क्या कहें, निकेल एवं क्रोमियम, लोहा एवं कार्बन भी पाए जाते हैं। किसमें, तो स्टेनलेस स्टील में। आइए 17वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 17वां नंबर प्रश्न कहता है सोडियम की परमाणु संख्या। दोस्तों इसका जवाब आप लोग खुद अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जरा आप लोग एक लाइन से बने रहिएगा। यह क्वेश्चन धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है, तो आप लोग से उम्मीद करेंगे कि आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। तो देखते हैं कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहा, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित से कौन सी गैस निकलती है। इसी को दूसरी तरह प्रश्न में क्या कहा कि जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या कहा, जस्ता एवं तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैसें निकलती हैं। तो भैया कौन सी गैसें निकलती हैं, क्या वह CO2 निकलती है, क्या वह N2 निकलती है, N2 तो खैर निकल ही नहीं सकता है, क्या वह SO2 निकलती है, ये भी नहीं निकल सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो गैसें निकलती है किससे, जिंक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे गैसें निकलने वाली गैसें जो होती है उसका कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन गैस। जरा फिर से समझेंगे, हाइड्रोजन गैस कब निकलता है, जब जिंक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तब हाइड्रोजन गैस निकलता है, तब हाइड्रोजन गैस निकलता है। आइए दोस्तों अब 19वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, क्या कहा, सबसे भारी धातु। तो इसका भी प्रश्न आप लोग खुद जवाब दे दीजिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। और यहां पर एक चीज और कह दीजिएगा है, यहां पर हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे भारी धातु कौन है। सब यहां पर क्वेश्चन सही से लिख दे रहे हैं, आप लोगों को इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो सबसे भारी धातु कौन सा है और सबसे हल्की धातु कौन सा है। सबसे हल्की धातु का नाम लिखकर जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग जस्ट बताएंगे, ठीक है।
तो आइए अब हम चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो कहा निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? कौन? तो Fe है। कौन है अभिक्रियाशील धातु? तो यह है Fe को क्या कहते हैं? लोहा। आइए बात करते हैं कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो क्या वह लोहा? तो भैया लोहा को आप कभी तो काट नहीं सकते हैं ना, लोहा को आप नहीं काट सकते। क्या वह तांबा है? तो भैया आप तांबे को भी नहीं काट सकते हैं। आप कैल्शियम को भी नहीं काट सकते हैं। तो ना तांबा को काट सकते हैं, ना कैल्शियम को काट सकते हैं, ना लोहा को काट सकते हैं। तो भैया काट किसको सकते हैं? ऑप्शन में क्या दे रखा है? तो ऑप्शन में दे रखा है सोडियम। क्या आंसर हो जाएगा? तो आप कौन सी धातु? तो वह सोडियम ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से सरलता से काट सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जरा देखेंगे। तो कहा निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो ऑप्शन आपके पास दे रखा है क्या? Cl2, SO2 गैस, CO2 गैस या O2 गैस। तो भैया आप लोग बड़ा आसानी से जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा CO2, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि लोहे के फ्राइंग पैन को, क्या लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो लोहे का फ्राइंग पैन होता है ना, लोहे का फ्राइंग पैन, तो उसको जंग से बचाने के लिए कौन सा, जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो उस पर क्या करते हैं? तो उस पर जिंक की परत को चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? लोहे के फ्राइंग पैन के अंदर क्या कर देते हैं हम लोग? जिंक की परत को चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? जिंक की परत को चढ़ा देते हैं। बिल्कुल नहीं, पेंट का नहीं लगाते हैं, पेंट लगाकर नहीं करते हैं, क्या ग्रीज लगाकर नहीं करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? तो जिंक की परत चढ़ा के करते हैं। क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर, क्या कहा? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्या कहा? खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ का जो डिब्बा होता है उस डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन? तो इसके पीछे रीजन होगा, क्या कहा? क्या पहला चीज देख लीजिएगा कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। क्या टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है? दूसरा ऑप्शन दिया टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। क्या टीन की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील होता है? क्या टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है? तो क्रियाशीलता के ऊपर डिपेंड करता है। यह चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो क्रियाशीलता के ऊपर। तो क्या कहा? टीन की अपेक्षा, क्या कहा? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इस कारण से खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ा देते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? तो अब चलते हैं अब आगे 25वें नंबर प्रश्न की ओर। क्रायोलाइट, क्या कहा? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? जरा आप लोग भी जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा, जरा देखते रहिएगा। क्या कहा कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क। सीधे से याद रखिएगा कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो क्रायोलाइट है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन हो गया? तो क्रायोलाइट। एल्युमिनियम का अयस्क कौन हो गया? तो क्रायोलाइट। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन हो गया? क्रायोलाइट। एल्युमिनियम का अयस्क कौन हो गया? क्रायोलाइट। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन हो गया? किस धातु का? एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो गया? क्रायोलाइट। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वें नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? तो अधिकतम संख्या के बारे में यह दे रखा है फॉर्मूला। क्या हुआ? यह कोष के बारे में, कोष के बारे में कहा। तो कौन कौन से कोष होते हैं? KLMN। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? इस कोष में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो आप लोग भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या हो जाता है? 2n। अगर पहले कोष के बारे में बात करते हैं तो यह कोष भी धीरे धीरे अपने अष्टक को पूरा करता है, अपने एलिमेंट को पूरा करता है, इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है। कैसे? अगर बात करते हैं n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 2n का स्क्वायर करते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर अर्थात 2 ही हो जाएगा, अर्थात के सेल में 2,
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तब किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस रूप में हो सकती है, तो वह 2n स्क्वायर के रूप में। क्या फॉर्मूला इसका हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2n। 26वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2n स्क्वायर। आइए दोस्तों अब 27वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में कौन सा उपधातु है, कौन सा है जो उपधातु है, क्या है, कौन सा चीज जो उपधातु है। उपधातु की गिनती में कौन आते हैं, जर्मेनियम, Ge आते हैं। कौन आते हैं, जर्मेनियम। अब 28वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन धातु का गलनांक, मतलब निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, किसका गलनांक सबसे कम है, तो किसका हो सकता है गलनांक सबसे कम, जो डाले और गल गया। गलनांक के बारे में बात किया, सोडियम। किसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार, तो सोडियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से एक सोडियम है जिसका गलनांक सबसे कम हो जाएगा। आइए दोस्तों अब 29वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो 29वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। तो अधातु के बारे में कहा, वह क्या चीज है, तो कार्बन। क्या है, कार्बन एक क्या है, अधातु के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि बात करते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर, तो 30वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी गैस, क्या कहा कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या कहा, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो वह उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सा है, उसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन गैस जब धातु से जल की अभिक्रिया होती है, जब जल की अभिक्रिया धातु से होती है तब जाकर यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो बता सकते हैं। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु निम्न में से क्या मैग्नीशियम है, क्या कैल्शियम है, क्या सोडियम है, क्या पोटेशियम है, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन हो जाएगा, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और 32वें नंबर प्रश्न की ओर। 32वां नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जा सकता है। क्या कहा, विद्युत अपघटनी परिष्करण के अंतर्गत अशुद्ध धातु कौन से बनाए जाते हैं, तो कौन सा है, एनोड। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किससे, तो एनोड के द्वारा। किसके द्वारा, एनोड के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किसके द्वारा, तो एनोड के द्वारा। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 33वां नंबर प्रश्न कहता है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा, अच्छा, किस धातु की पतली परत पर चढ़ाई जाती है, किस धातु की, यहाँ पर लिखा हुआ है धातु। क्या लिखा हुआ है, धातु। तो लोहा एवं इस्पात की जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, वह कौन सा चीज है, तो वहां पर से जिंक हो जाएगा उसका आंसर। क्या, वह जिंक। देखो हम तो यहां से तांबा तो नहीं लगा सकते हैं, चांदी तो नहीं लगा सकते हैं, सोना, क्योंकि ये दोनों कॉस्टली होता है, तो क्या लगा देते हैं हम लोग, जिंक लगाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका, जिंक। आइए दोस्तों अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर ले रहे हैं, स्लाइड के बाद हम लोग देखते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 34वां नंबर प्रश्न कहता है कि बॉक्साइड, क्या कहा, बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। क्या कहता है कि बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो धातु, यहां पर से बॉक्साइड के बारे में कहा, तो बॉक्साइड सीधी सी बात जानते हैं, तो बॉक्साइड किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का। क्या हो जाएगा आंसर, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बॉक्साइड किसका अयस्क है, किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। जरा याद रखिएगा, बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो फिर कहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोटेशियम की परमाणु संख्या। इस प्रश्न का आप लोग खुद जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब देंगे। आइए दोस्तों अब चलते हैं, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा, क्या वह सल्फर होगा, क्या वह ग्रेफाइट होगा, क्या वह क्लोरीन होगा, क्या वह फास्फोरस होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, जो विद्युत का सुचालक होता है। आइए दोस्तों अब 37वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहा सोडियम की संयोजकता। तो ऐसा है कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं सोडियम की संयोजकता, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके
इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये 37वें नंबर प्रश्न का आप आंसर जरूर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। आइए दोस्तों अब चलते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 38वां नंबर कहता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है। तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर कहता है इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो क्या वह Au अर्थात सोना है, क्या वह सोडियम है, क्या वह Hg है, क्या वह कॉपर है। तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशीलता के आधार पर कौन है, सक्रिय अधिक क्रियाशीलता के आधार पर वह क्या हो जाएगा, सोडियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि पारे का अयस्क, क्या कहा कि पारे का अयस्क, क्या कह रहा है यहां पर, तो पारे का अयस्क डैश है। तो पारा किसका अयस्क है, तो क्या वह बॉक्साइड का है, क्या वह हेमेटाइट का है, क्या वह मैग्नेटाइट का है, क्या वह सीनेबार का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सीनेबार। पारा किसका अयस्क है, तो पारा सीनेबार का अयस्क है। किसका अयस्क है, तो पारा सीनेबार का अयस्क है। जरा आप लोग भी गौर फरमाइएगा और सही ढंग से देखिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से यह चीज समझ हो जाएगा। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न 40वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा देखेंगे कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है, तो इसको सीधे सी बात करते हैं तो P2 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, P2 को हम लोग फास्फोरस के नाम से जानते हैं जब साधारण ताप हो, जब साधारण ताप हो। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है NO2, क्या NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है NO2। तो कहा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा हो जाता है। कैसा होता है, भूरा हो जाता है। फिर है बात करते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका, तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका होता है, तो टीन का होता है। किसका आंसर होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र धातु किसका होता है, मिश्र धातु तो टीन का मिश्र धातु होता है जो स्टेनलेस स्टील कहलाता है। आइए दोस्तों 43वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 43वां नंबर प्रश्न कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। इनमें से बात करते हैं, इन्हीं में से कहा क्या वह कॉपर है, क्या वह Ag है, क्या वह एल्युमिनियम है, क्या वह Fe है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो सर्वोत्तम सुचालक के रूप में Al अर्थात ऑप्शन सी एल्युमिनियम होता है। आइए बात करते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 44वां नंबर प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति आप लोग इसका जवाब खुद देंगे। क्या वह 0.01% होगा, क्या वह 0.05% होगा, क्या वह 0.03% होगा, क्या वह 0.02% होगा। तो इसका जवाब आप लोग खुद देंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में जरा इसका जवाब लिख के लाइए, तो क्या होगा इसका आंसर। तो 45वां नंबर प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। आइए अब दोस्त चलते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 46वां नंबर प्रश्न कहता है, जरा मैं इसको ऊपर कर ले रहा हूं, तो ऊपर करने के क्रम में देखते हैं क्या होता है। सॉरी, 46वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा देखेंगे। तो 46वां नंबर प्रश्न कहता है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका के बारे में कहा कि सिलिका क्या है, तो सिलिका एक प्रकार का अधातु है। सिलिका एक प्रकार का अधातु है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिलिका क्या है, कि सिलिका एक प्रकार का क्या है, कि सिलिका एक प्रकार का अधातु है। फिर बात करते हैं 47वां नंबर प्रश्न। तो 47वां नंबर प्रश्न कहता है कि लाल तप्त आयरन पर, क्या कहा, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प को प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप जरा देखिएगा, क्या FeO होगा, क्या Fe2O3 होगा, क्या Fe3O4 होगा, क्या FeS होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Fe3O4। क्या आंसर हो जाएगा, Fe3O4, Fe3O4। जब लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो यौगिक कौन सा प्राप्त होता है, Fe2O4। क्या होगा, Fe2O4 होता है। आइए दोस्तों अब 48वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 48वां नंबर प्रश्न कहता है
कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किसमें, तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। किसमें, 24 कैरेट में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है 49वां नंबर प्रश्न कहता है कि जब सोडियम, क्या कहा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जब जिंक हाइड्रोक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तब कौन सा उत्पाद बनाता है। तो उत्पाद बनाने वाली संख्याएं कौन होती है, Na2ZNO2 Na2ZNO2 और साथ में H2 गैस बनाती है। जरा इसको आप लोग कर लीजिएगा एक बार ध्यान से, उसके बाद नहीं होगा तो हमको आप बताइएगा, तो हम आपको इसका एक फॉर्मूला बना के हम आपको यह चीज बता देंगे, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न 50वां प्रश्न चलता है। तो 50वां प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। तो निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। सीधी सी बात आ गई कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक के बारे में कहा, क्या वह HCN है, क्या वह CCl4 है, क्या वह KCl है, क्या वह CO2 है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो आयनिक यौगिक कौन है, तो आयनिक यौगिक कौन हो जाएगा, तो आयनिक यौगिक है KCl। कौन हो जाएगा, KCl। निम्न में से आयनिक यौगिक कौन हो जाएगा, KCl हो जाएगा। आइए दोस्तों अब 51वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 51वें नंबर प्रश्न कहता है कि केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है। यह सीधा सा आंसर है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो सोडियम। इसका क्या आंसर हो जाएगा, सोडियम। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो आज 55 नंबर प्रश्न तक ही आज हम लोग रखेंगे, आगे का प्रश्न फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आइए हम दोस्तों देखते हैं 52वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जब कोई धातु, क्या कहा कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है तो यह यौगिक जल में विलय, तो यह तत्व कौन सा होगा। तो यह तत्व कौन सा होगा, तो यह तत्व कैल्शियम होगा। फिर से जरा क्वेश्चन को समझेंगे कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ, कोई धातु है, ये क्या कहा जरा फिर से देखिएगा यहाँ पर कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। कोई धातु है जो अपना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, और उच्च गलनांक वाला क्या करता है, यौगिक निर्मित करता है, तब यह यौगिक जल में विलय होता है। तब इसका मतलब यह तत्व कौन सा होगा, तो यह तत्व क्या हो जाएगा, वह कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह तत्व कौन सा हो जाएगा, तो वह तत्व कैल्शियम हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है। सीसा और टीन, क्या कहा कि सीसा एवं टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है। सीसा एवं टीन का मिश्र धातु गन मेटल बनाता है, गन मेटल बनाता है। सीसा एवं टीन, क्या कहा, सीसा एवं टीन मिलकर क्या बनाता है, तो गन मेटल बनाने का काम करता है। कौन, सीसा एवं टीन। इसको याद करने का सीटी से याद रखिएगा। सीटी किसमें बजता है, सीटी कब बज जाती है, जब आपको कोई गन मारेगा या गन दिखाता है तो आपके कानदनी क्या हो जाता है, सीटी निकल जाती है। तो मतलब याद रखना है कि सीटी याद रखना है। सी से सीसा, टी से टीन। सीटी दिखाते हैं, मतलब सीटी कब उड़ती है, जब आपको गन दिखाया जाता है। क्या, जब आपको गन दिखाया जाता है तो आपकी क्या हो जाती है, सीटी उड़ जाती है। तो इसको इस तरह से याद रखना है कि गन मेटल को किसका मिश्र धातु है, तो यह गन मेटल का मिश्र धातु है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, यह भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और बात करते हैं 55वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 55वां नंबर प्रश्न कहता है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो सीधी सी बात है, यह क्वेश्चन दोबारा भी हम बता रहे हैं। यह क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो गैल्वनीकरण। क्या कहलाती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वनीकरण कहलाती है। तो दोस्तों आज मैं यहीं तक क्वेश्चन रखता हूं, जो कि आज 55वां नंबर प्रश्न है। और इससे आगे हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में इसके आगे हम देखेंगे पार्ट 2 में। इसकी संख्या फिलहाल अभी बहुत सारी है जिसको हम लोग देखने में समय लगेगा। हालांकि नहीं मैं इसको आज कर ही दे रहा हूं, है ना। इस क्वेश्चन को मैं आज कर ही दे रहा हूं, जिससे कि ये हो जाएगा कि आपका यह टॉपिक, यह चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए हम दोस्तों, ये तो 55 नंबर तक हो गया था, और 55 के बाद हम चलते हैं अब आगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि 56वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 56वां नंबर प्रश्न क्या कहता है
कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या 26। कितनी होती है लोहे की परमाणु संख्या? 26 होती है। अच्छा, क्लोरीन की संयोजकता तो आप लोग खुद जानते हैं, तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है, तो धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा होता है, तो इथाइल। कौन सा गैस? इथाइल का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं 59वें नंबर प्रश्न की ओर। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसको याद रखने का तरीका, अ से अधातु, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से अधातु, अ से अम्लीय। कैसे याद रखेंगे? अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से धातु, अ से अम्लीय, अ से धातु, अ से अम्लीय। वहीं पर पूछ देगा कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जरा याद रखिए कि यह क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। आइए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो कौन सा उपधातु है, तो क्या Fe है, क्या Cu है, क्या Ni है, क्या Sb है, तो इसमें उपधातु कौन सा होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग खुद जवाब देंगे 60 नंबर का। तो बात करते हैं हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो सीधी सी बात है हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Fe हो जाता है। अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं, अयस्क से गैंग के दूर करने को क्या कहते हैं, तो समृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, समृद्धि। अयस्क से गैंग कणों को दूर करने की विधि को क्या कहते हैं, समृद्धि। क्या कहते हैं, समृद्धि। बात करते हैं 63वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 63वां नंबर प्रश्न कहता है कि धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अभी जस्ट हमने बताया, धातुओं के ऑक्साइड तो भास्मिक होते हैं। क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क ऑक्साइड होता है। बात करते हैं निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, तो आप लोग खुद बता सकते हैं इनमें से क्या इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग खुद इसका जवाब देंगे 65 नंबर प्रश्न का। 66वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो किस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। सोना देखते होंगे लेडीज लोग बार बार पहनती रहती है, तो बार बार उसको वायु के प्रभाव में आता है और सोना को कुछ नहीं होता। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि किसी धातु पर किस धातु का वायु पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो वह क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। 67वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि तत्वों के निम्न युग्म में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित होता है, तो भैया आप लोग खुद इसका जवाब दे दीजिएगा, हम नहीं जवाब देने वाले हैं। इसको आप पिताजी से याद रखिएगा और पिताजी जिसको याद है वह इस प्रश्न का आंसर जरूर दे सकता है और उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगले प्रश्न के लिए हम लोग थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, इसका भी प्रश्न आप लोग खुद, इसका भी जवाब खुद आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जरा इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है, कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। सीधी सी बात है, समुद्री जल अर्थात नमक वाला पानी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लवण है कौन सा समुद्री जल में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl। क्या आंसर हो जाएगा इसका, NaCl, जो एक ऐसा लवण है जो समुद्री जल में पाया जाता है। NaCl एक ऐसा लवण है जो समुद्री जल में पाया जाता है। आइए बात करते हैं इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में होता है। क्या कहा, इनमें से किस धातु का विस्थापन, क्या कहा, इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। किसके द्वारा, लोहा द्वारा होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। ये कहा कि किस धातु का विस्थापन, धातु का विस्थापन हो रहा, क्या हो रहा, धातु को यहां विस्थापित करना है, तो धातु के विस्थापन उसके लवण के किस विलयन में लोहा द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। सीधा से याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। अब कहा 71वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है, कौन सी धातु अम्लराज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है। इसका भी प्रश्न, यह भी प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। 71वें नंबर प्रश्न का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। फिर 72वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन
दो इलेक्ट्रॉन खोकर ऑर्गन जैसे अस्थायी हो जाता है। अब इसमें से आप बता सकते हैं कि ऑर्गन क्या है। आर्गन क्या था, आर्गन के बारे में आप लोग खुद जानते हैं कि आर्गन क्या है, एक 18 ग्रुप का एलिमेंट है, इसी को 0 ग्रुप का एलिमेंट कहते हैं, और वही एक प्रकार का इनर्ट गैस होता है। इनर्ट ग्रुप के जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, अस्थाई हो जाते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई। तो इसमें से प्रश्न कहता है कि ये सभी में ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा चीज है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा इलेक्ट्रॉन तत्व है जो दो इलेक्ट्रॉन को खोकर आर्गन जैसा प्रवृत्ति कर लेता है, अर्थात वह अस्थाई होने की प्रवृत्ति को रखता है। तो क्या वह Br है, क्या वह Ca है, क्या वह Mg है, क्या वह सल्फर है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। अर्थात Ca जो है दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Ca प्लस प्लस बनाने का काम करती है, और ये जब Ca प्लस प्लस बना लेगी तो ये भी एक प्रकार का अस्थायित्व को प्राप्त कर लेती है, इसीलिए यह आर्गन जैसी प्रवृत्ति को पा लेता है। कौन, वह है कैल्शियम। आइए बात करते हैं 73वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 73वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। इस क्वेश्चन को जरा आप लोग खुद से जवाब दीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, भले क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का स्वरूप थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वही है। जरा इसको गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से यौगिकों में कौन सा जल में विलय है, कौन सा यौगिक जो जल में विलय है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्या बेंजीन है, क्या कार्बन डाइसल्फाइड है, क्या ग्लूकोज है, क्या मीथेन है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ग्लूकोज। अगर आपसे हम पूछ रहे हैं कि ग्लूकोज का आप लोग फॉर्मूला जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों का अधातु, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से लिखा हुआ जो अधातु है। जरा इसका आप लोग खुद से लिखकर बनाकर इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग खुद 75 नंबर का दीजिएगा। बात करते हैं, और ये 75 नंबर जो कौन सा तत्व है उस तत्व का आप लोग नाम लिखकर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि उस तत्व का क्या नाम होगा। तो 75वां नंबर प्रश्न भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 76वें नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है, कौन सहसंयोजक यौगिक है। तो इसका क्या सीधा सा आंसर आ जाता है सहसंयोजक यौगिक के रूप में, तो यह आंसर हो जाएगा CCl4। क्या हो जाएगा, CCl4 हो जाता है, जो कि सहसंयोजक यौगिक के रूप में पाया जाता है। कौन, सहसंयोजक यौगिक के रूप में कौन पाया जाता है, CCl4 पाया जाता है। अब 77वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो उच्च वैद्युत धनात्मक के कारण, क्या कहा, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं, धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं, वह कौन सा आंसर हो जाएगा, धनाविष्ट आयन। क्या आंसर हो जाएगा इसका, धनाविष्ट आयन हो जाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आगे अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है 78वां नंबर प्रश्न कहा कि वह परमाणु जो, क्या कहा, कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आसानी से अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से कर देता है, क्या कहलाता है, तो वह विद्युत धनात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, जो अपने इलेक्ट्रॉनों का आसानी से त्याग कर देता है वह क्या कहलाता है, विद्युत धनात्मक कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई, क्या कहा, लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। यह भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। जरा 80 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा, क्या कहा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। क्या कहा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण वैसे भी हम लोग किसके द्वारा, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा हम लोग करते हैं। अब 81वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा, क्या कहा, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है। अशुद्ध तांबा को शुद्ध तांबा में परिवर्तित कैसे किया जा सकता है, तो वैद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा, अशुद्ध तांबा को शुद्ध तांबा में अपघटित कैसे किया जाता है, परिवर्तित कैसे किया जाता है, तो वैद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। आइए दोस्तों अब चलते हैं 82वें नंबर प्रश्न की ओर। तो सक्रियता श्रेणी में, क्या कहा, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के निचले वाले अधातु क्या होती हैं, तो क्या होती है, तो इसमें आंसर कहा, क्या अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन बनाती है,
क्या अम्ल के साथ अभिक्रिया करके N2 गैस बनाती है? क्या साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? बिल्कुल नहीं, ये सारी की सारी चीजें गलत है। इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सभी इनके साथ ऐसे करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। बात करते हैं 83वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 83वां नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। तो 83वें नंबर प्रश्न कहता है आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन ऐसा चीज है जो असत्य है? तो देखते हैं, आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयनों के बने होते हैं। क्या कहा? आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयनों के बने होते हैं। क्या यह बात सही है? तो हो सकता है कि हाँ, असत्य के बारे में कहा कि यह तो सही है, यह बात तो सही है। फिर कहा आयनिक यौगिकों के द्रव्यमांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के द्रव्यमान उच्च होते हैं, बिल्कुल यह बात भी सही है। आयनिक यौगिक का द्रव्यमान क्या होता है? उच्च होता है। और आयनन के ऋण आयनन एवं धन आयनन के दोनों के आयनिक यौगिक बने होते हैं। बात करते हैं, यह दोनों सही है। बात करते हैं द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। यह गलत है। यह ऑप्शन क्या लग रहा है? यह कुचालक विद्युत के कुचालक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। यह कुचालक नहीं होते हैं, यह सुचालक होते हैं। तो अर्थात यह प्रश्न यह गलत है। यह ऑप्शन क्या है? गलत है। लेकिन बात करते हैं आयनिक यौगिक जल में प्रायः विलय होते, बिल्कुल आयनिक यौगिक जल में प्रायः विलय हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहां हमको पूछ रहा है असत्य के बारे में। क्या पूछ रहा है? असत्य। तो दोस्तों हम आपको ये बात बताते चले कि ऐसा प्रश्न बहुत ही खतरनाक प्रश्न होता है। 83 नंबर का प्रश्न बहुत ही, इस तरह का प्रश्न बहुत ही खतरनाक होता है। जरा ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में दे रखा है असत्य, तो हम लोग सत्य को मारकर चले आएंगे, लेकिन हमको सत्य को नहीं मारना है। हमको क्या मारना है? असत्य, जो कथन असत्य हो। तो कौन सा कथन असत्य है? तो यह कथन असत्य यह है कि द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। यह चीज असत्य है, जरा ध्यान रखिएगा। तो ऐसा प्रश्न आप लोगों को बार बार पूछा भी जाता है। अभी का ट्रेंडिंग असत्य वाला प्रश्न बार बार पूछता है, तो इसको हम लोग अब वीवीआई के प्रश्न में रखेंगे। तो यह क्वेश्चन 83वें नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से वीवीआई की कैटेगरी में आप लोग जरा याद रख लीजिएगा। आइए अब चलते हैं 84वें नंबर प्रश्न की ओर। तो क्या कहता है कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन गैस के नीचे वाले धातुएं कैसी होती है? यह फिर से प्रश्न क्या हो गया है? इसका जवाब जरा कमेंट बॉक्स में डालें। यह भी फिर से प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका भी कमेंट बॉक्स में जवाब तुरंत करें। आइए बात करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, और यह आज का सेशन का लास्ट प्रश्न होगा कि सोडियम और क्लोरीन के बीच की अभिक्रिया होने पर क्या होती है? क्या कहा? सोडियम एवं क्लोरीन। क्या कहा? सोडियम एवं क्लोरीन के बीच जो अभिक्रिया होती है वह क्या होती है? तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करते हैं, बिल्कुल नहीं। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, तो क्या क्लोरीन भी कुछ तो करते होंगे। तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते। जी हाँ, बिल्कुल। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन अगर खोएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर खो रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो Na+ का निर्माण करता है, जो बिल्कुल। तो यह बात इसका सही हो जाएगा कि सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम और क्लोरीन के बीच की अभिक्रिया कैसी होती है? तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। तो आज 50वें नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो क्या हो जाएगा? सोडियम परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन को खोकर धनायन बनाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और यह चैप्टर, यह पूरे का पूरे चैप्टर आपका जिसका नाम था, इस चैप्टर का नाम था धातु और अधातु। इस चैप्टर का नाम था धातु एवं अधातु, जो आज यह क्लियर हो चुका है। अब हम अगला टॉपिक अगले क्लास में लेके चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।